सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइए देखिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है। दूसरा, ये पावर ट्रांसफ़र करता है, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, यानी इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ये वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है एंड करंट ऑल्सो। आइसोलेशन टू और मोर सर्किट्स, जब दोनों टर्न्स, ये दिस इज़ द टर्न्स एंड दिस इज़ द सेकेंडरी टर्न्स, जब दोनों टर्न्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब आइसोलेशन, दो सर्किट को आइसोलेट करता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है क्योंकि वोल्टेज एंड दिस इज़ नो लोड करंट ऑल्सो कांस्टेंट, यानी कि V1 वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, देयरफॉर फ्लक्स कांस्टेंट। मैचिंग इम्पीडेंस, इम्पीडेंस भी मैचिंग करता है, इम्पीडेंस को मैचिंग करने में काम आता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर की करैक्टरिस्टिक्स है। तो आइए अब इस ट्रांसफार्मर को और अच्छे से समझते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज साइड होती है, एक लो वोल्टेज साइड होती है। ट्रांसफार्मर में एक हाई वोल्टेज साइड और एक लो वोल्टेज साइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी बोल देते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी और हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज साइड, इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। दिस इज कॉल्ड इनपुट वोल्टेज, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस है इनपुट वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ये प्राइमरी वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस। दिस इज नो लोड करंट, और इसमें जो है ये नो लोड करंट का दिस इज कॉल्ड कोर लॉस करंट, दिस इज मैग्नेटाइजिंग करंट। ये है कोर लॉस रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। उसके बाद दिस इज वोल्टेज इंड्यूस, प्राइमरी में N1 टर्न्स हैं, दिस इज कॉल्ड N1 टर्न्स। इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है E1, और जो कि अपोज करती है लेंज लॉ के द्वारा। ऐसे ही E2 वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी, और इसके बाद फिर N2, R2 इज द ऑल्सो सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस है। X2 जो है लीकेज रिएक्टेंस है सेकेंडरी का, और यहाँ हमारा लोड लगा है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसफार्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। I2 जो है लोड करंट है, यानी कि ये किस पर डिपेंड करता है, लोड पर। आप लोड जैसे डिसाइड करेंगे, जितना लोड डालेंगे तो ये करंट की वैल्यू उतनी होगी, प्लस इसका पावर फैक्टर, जो लोड का पावर फैक्टर होगा वही इसका पावर फैक्टर होगा। तो इस तरीके से यहाँ से करंट हमारे डिसाइड होते हैं, और इस करंट से फिर यहाँ का करंट डिसाइड होता है, और फिर यहाँ के करंट से फिर ये करंट डिसाइड होता है। और ये नो लोड करंट ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि V1 कांस्टेंट है, तो ये करंट और ये करंट ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इनको हम कहते हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज है। और यहाँ पर हमारा I2 वेरी करेगा, यहाँ पर I1 वेरी करेगा, और I2 डैश वेरी करेगा। तो इस तरीके से ये एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। उसके बाद ये आपका E1 और E2 एक वोल्टेज इंड्यूस EMF है, EMF इक्वेशन है कि कितनी वोल्टेज इंड्यूस हुई E1, कितनी वोल्टेज इंड्यूस हुई E2। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर प्रिंसिपल पर ये काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ये ड्राइव होकर के आया है 4.44, 5 मैक्सिमम 5, एंड फ्रिक्वेंसी, एंड N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स। इसी तरीके से N2। तो ये इक्वेशन जो है हमको ड्राइव होकर के आई है। उसके बाद इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं E2 बाई E1, तो हमें ये K मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और ये N2 बाई N1 होता है, या I2 डैश बाई I2 होता है, और इक्वलेंट टू V2 बाई V1 और I1 I2। ये दोनों देखिए इक्वलेंट लिखा है, क्योंकि एग्जैक्ट तो यही होता है, लेकिन हम इसको सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा नो लोड करंट की वैल्यू, जो ये नो लोड करंट की वैल्यू है, ये बहुत लो होती है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इस वजह से ये करंट की वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं हम, बहुत कम वैल्यू होती है। तो I2 और ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी ये मान सकते हैं कि इसमें दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत लो होती है। इसे नो लोड करंट कहते हैं। अब आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें और ट्रांसफार्मर में जो है देखते हैं कि दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक आइडियल और एक रियल। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, रियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या है। आइडियल में हमारी इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट करंट, यानी कि इनपुट पावर, ये क्या है, पावर है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता,
क्योंकि इनपुट पावर इज नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं। तो रियल में कहीं ना कहीं हमारी लॉसेस होती है, आइडियल में लॉसेस नहीं होता है। तो V1 इज इक्वल टू E1, एंड यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस है वही वोल्टेज हमारा V1 है, जो ये है ये है। इसी तरीके से क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, आइडियल में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, लीकेज भी नहीं होता है, तो इस वजह से लॉसेस भी नहीं होते हैं, लीकेज भी नहीं होती है, तो ये वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं। जितना V1 है उतना ही E1 है, जितना V2 है इतना E2 है। लेकिन प्रैक्टिकली में ये वैल्यूज होती हैं लेकिन लो होती हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू जो है V1 ज़्यादा होगा, इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज इंड्यूस जो है प्राइमरी साइड में कम होगी। ऐसे ही सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी आउटपुट वोल्टेज के मुकाबले। तो ये एक रियल हो गया। उसके बाद लॉसेस 0 होते हैं और एफिशिएंसी 100% होती है आइडियल की, लेकिन यहाँ पर लॉसेस होते हैं लेकिन लो होते हैं, और एफिशिएंसी भी इसकी अच्छी होती है लेकिन नियर बाई 100% होती है, यानी कि एग्जैक्ट 100 नहीं होती है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो अभी हमने देखा था V2/V1, ये हमारा आइडियल के लिए है, और प्रैक्टिकली बेसिकली ये होता है। तो लेकिन ये इक्वलेंट होता है क्योंकि हमने अभी बताया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इसलिए हम अगर इसको ले लें तो कोई ज़्यादा हमारे वैल्यूज़ में एरर नहीं आएगा, तो इस वजह से हम इसको ले सकते हैं। प्रैक्टिकल के केस में भी हम जो है आइडियल और प्रैक्टिकल के केसेस को ले सकते हैं। उसके बाद नो लोड करंट। नो लोड करंट मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, क्योंकि आरसी सेम है, आरसी की वैल्यू क्या है 0 है, तो इस वजह से आरसी के अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो जो नो लोड करंट है उसका काम क्या है, मैग्नेट बनाना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट इज नो लोड करंट, यानी जितना मैग्नेट बनेगा वही नो लोड करंट है, और ये 90 डिग्री लैगिंग होता है, यानी कि इसकी जो एंगल होगा 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, पीछे चल रहा होगा इसका। उसके बाद फिर I1 इज इक्वल टू नो लोड करंट प्लस I2-1, ये अभी हमने देखा था ये, यानी कि ये करंट हमारा प्लस ये करंट दोनों को ऐड कर दें तो हमको इनपुट करंट मिल जाएगा। नो लोड करंट हमारा, लोड का करंट अगर निकालेंगे तो वही I2 है और ये फाई है। तो ये लोड करंट जो है हम इस तरीके से लोड से निकालते हैं, और इसका पावर फैक्टर भी हमें लोड से पता चलता है, यानी ये वाली वैल्यू हमें लोड करंट और पावर फैक्टर से हमें पता चलेगी। तो ये वाली वैल्यू हमें वहां से पता चलेंगी। फिर हम I2- निकालेंगे। किससे निकालेंगे I2-? I2- निकालने के लिए हमारे पास जो है आपका फार्मूला ये वाला के से निकालने वाला फार्मूला, इससे हम जो है I2- निकाल सकते हैं के। तो इस तरीके से ये हमारा जो है फार्मूला बन गया। तो इसी में देखिए फिर यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर क्या है, आइडियल में तो 0 था ये वैल्यू, लॉसेस नहीं होते थे, कोर लॉसेस नहीं होते थे। देखिए इसमें 2 लॉसेस होते हैं, एक आयरन लॉस और एक कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस का जो है मेन ये करंट है, जो है ये मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो क्योंकि अब लॉसेस आइडियल में तो 0 थे, लेकिन इसमें तो वैल्यू होगी, लॉसेस करेगा कोर लॉस। तो इस तरीके से ये जो है दोनों का एडिशन इज इक्वल टू नो लोड करंट। इसे अगर निकालना हो तो ये फार्मूला भी है, इससे आप इससे ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि नो लोड करंट जो आईसी करंट है, कोर लॉस का करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट दोनों जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस वजह से ये फार्मूला आया है। उसके बाद फिर वही यही जो अभी फार्मूला बनाया था I1 इज इक्वल टू I0, ये प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनपुट करंट निकल जाएगा। अब IC यानी कि कोर लॉस अगर निकालना हो, कोर लॉस करंट निकालना हो और मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना हो तो ये फार्मूला लगा सकते हो I0। ये नो लोड करंट है, जब हम ट्रांसफार्मर को नो लोड पे डालेंगे, कोई लोड नहीं डालेंगे ट्रांसफार्मर पर सेकेंडरी साइड में, तो ये जो करंट होगा ये इनपुट करंट है, दिस इज द इनपुट करंट। तो नो लोड करंट कहते हैं इसे, क्योंकि सेकेंडरी साइड में तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, और ये इनपुट का पावर फैक्टर है, ये इनपुट पावर फैक्टर है। तो ये दोनों से अगर हम IC निकाल सकते हैं, ऐसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है हमारे में ये वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है ट्रांसफार्मर में। अब आप लोड डाल देंगे तब भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो लोड आप कितना भी डालें तब भी यही वैल्यू रहेगी, लोड अगर बिल्कुल ना डालें तब भी ये वैल्यू सेम रहेगी। तो ये रियल पार्ट कहलाता है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट इमेजिनरी पार्ट है और ये जो लॉस वाला पार्ट है वो रियल पार्ट होता है। इस तरीके से फिर मैंने अभी आपको बताया इसमें 2 लॉस होते हैं, एक कोर लॉस या आयरन लॉस, एक ही लॉस होती है, जिसे निकालने का फार्मूला हो गया इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज इंटू नो लोड करंट इंटू नो लोड पावर फैक्टर। इस तरीके से आप इसको फिर हम देखिए इस चीज को हम अभी हमने करा था, इसे IC लिख सकते हैं, और एक और फार्मूला है IC² RC। तो ये हमारा लॉस निकालने का फार्मूला हो गया, कोर लॉस आयरन लॉस निकालने का। cos φ1 जो है इसके अंदर, ये जो ये है cos φ, ये नो लोड इनपुट पावर फैक्टर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा लॉस कौन सा होता है इसमें अंदर, कॉपर लॉस।
यानी कि वाइंडिंग लॉस या कॉपर लॉस, और इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, सेकेंडरी में कितना कर रहा है I2, तो I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2। इस तरीके से हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करके टोटल लॉस निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, I1 का स्क्वायर R इक्विवेलेंट 1। अब ये देखिए ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। ये इस फार्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हो, I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट टू 2 यानी रेफर टू सेकेंडरी। अब ये देखिए ये दोनों चीज क्या है, देखिए इधर R1 जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, यानी सारे रेजिस्टेंस हम जब प्राइमरी में उसको शो करें। ऐसे ही ये है इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, यानी जितने भी रेजिस्टेंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वो हम कहाँ शो करें, सेकेंडरी साइड में। तो इस वजह से ये सेकेंडरी साइड का शो ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ये प्राइमरी साइड का हो गया। और प्राइमरी में करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, सेकेंडरी में कितना कर रहा है I2। तो ये फार्मूले से भी हम इस कॉपर लॉस को निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूले से आप जो है कॉपर लॉस या वाइंडिंग लॉस निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, R इक्विवेलेंट, X इक्विवेलेंट, ये Z इक्विवेलेंट, ये कैसे निकाला जाता है, ये फार्मूले जो है हम इस्तेमाल करेंगे। रेफर टू प्राइमरी, ये देखिए ये क्या है, रेफर टू प्राइमरी, यानी कि हमारी सेकेंडरी साइड की जो रेजिस्टेंस है और लीकेज रिएक्टेंस है उसको हमें शो ऑफ करना है और टोटल निकालना है प्राइमरी साइड में। तो R1 तो हमारा प्राइमरी साइड में है, R2 को हम शिफ्ट कर रहे हैं प्राइमरी साइड में। R2 ये सेकेंडरी साइड का कंपोनेंट है जो कि हम प्राइमरी साइड में लेकर के आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू फिर निकालने के लिए क्या करना है, K स्क्वायर से डिवाइड करना है। K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा रेफर टू प्राइमरी। ऐसे ही लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी भी आपको यही तरीका है, K स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और प्लस प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस को ऐड कर दीजिए, तो ये भी नहीं है। इन दोनों की जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप जेड भी निकाल सकते हो। इस तरीके से ये जेड निकालने का भी फार्मूला है। तो ये प्राइमरी साइड का निकाल लिया। ऐसे ही सेकेंडरी साइड, जब हमें रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड में ले जाना है, यानी प्राइमरी जो रेजिस्टेंस है उसको हमें सेकेंडरी साइड में ले जाना है, तो सेकेंडरी साइड में R2 तो है ही और प्राइमरी को हमें जो है सेकेंडरी साइड में ले जाना है, तो यहां पर हम K स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा रेफर टू सेकेंडरी। ऐसे ही लीकेज का भी जो है X2 तो सेकेंडरी साइड में है ही और K स्क्वायर से X1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये शिफ्ट हो गया सेकेंडरी साइड में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा, तो ये रेफर टू सेकेंडरी। ऐसे ही इसका Z, तो ये रेफर टू सेकेंडरी, यानी ये सारी चीज हमारी सेकेंडरी साइड में शो कर दी, हमने वैल्यू सारी की सारी शिफ्ट कर दी। ऐसे ही यहां पर हमने प्राइमरी साइड में सारी की सारी चीजें शिफ्ट कर दी। इसे कहते हैं रेफर टू प्राइमरी एंड रेफर टू सेकेंडरी। इसे अब हम डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। आइए अब मैं आपको इसको डायग्राम में दिखाता हूं। डायग्राम में देखिए ये जो चीज थी हमारी R2 और X2 हम यहां से शिफ्ट करके इधर ले आए, और शिफ्ट करने के लिए यहां से कोई चीज अगर यहां शिफ्ट करनी है तो K स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो हमने देखिए इसी के अंदर जो है हमारी ये वैल्यू है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया जब यहां से हमने चीज शिफ्ट की और प्लस यहां पहले से ही चीज थी, तो हम दोनों ने उसको फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया रेफर टू प्राइमरी, टोटल लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी, और ये पहले से ही प्राइमरी में था। तो ये डायग्राम हो गया अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर टू प्राइमरी सर्किट डायग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं है, ये कोई जो है थोड़ा सा इसमें एरर है, लेकिन ये आपके न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद ऐसे ही ये तो प्राइमरी साइड में रेफर किया, अब हम हर चीज सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे। तो देखिए यहाँ प्राइमरी साइड से हमने सारी चीज शिफ्ट कर दी, तो अब यहाँ देखिए ये टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, टोटल लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, और ये भी जो है कोर लॉस का रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, मैग्नेटाइजिंग करंट रेफर टू सेकेंडरी, नो लोड करंट रेफर टू सेकेंडरी, इनपुट करंट रेफर टू सेकेंडरी, ये सारी चीजें हमने इधर शिफ्ट कर दी। तो इस तरीके से ये अभी मैंने आपको फार्मूले दिखाए, ये सब कैसे निकाले। अब ये वाली वैल्यू भी हम जब शिफ्ट करें तो यहां से अगर कोई चीज यहां शिफ्ट करनी है तो आपको K स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो चीज हमने यहां से यहां शिफ्ट की तो इसको लाने में इसकी वैल्यू क्या बदल गई, ये वैल्यू जो है K स्क्वायर से RC और K स्क्वायर से XF। तो यहां से यहां शिफ्ट करने में K स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से यहां लाने के लिए K स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब देखिए कोर लॉस, अभी फिर मैंने बताया था कोर लॉस निकालना है, तो ये नो लोड लॉस होता है। बेसिकली ये जो है कांस्टेंट लॉस होता है। ये जो है लॉस जो है ट्रांसफार्मर ऑन होते ही ये लॉस स्टार्ट हो जाता है। अब लोड आप जितना ज़्यादा डालिए कम डालिए ये लॉस कांस्टेंट होता है, क्योंकि V1 इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। इसकी वजह से I0 इज कांस्टेंट।
पावर फैक्टर इज ऑल्सो कांस्टेंट। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट होता है। तो ये फार्मूले से हम कोर लॉस, आयरन लॉस निकाल सकते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता है। ये लॉस वेरी करता है, डिपेंड करता है करंट्स के लो लोड पर। देखिए I2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, लोड करंट पे, और जब ये चेंज होगा तो ये भी वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरीके से ये पूरा जो है ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा डिपेंड अपॉन द लोड करंट। तो इस वजह से ये इसको कहते हैं वेरिएबल लॉसेस। और इसको निकालने का अभी फार्मूला मैंने ये भी बताया था। देखिए I1 जो है और I2 हमारा, ये अभी ये लॉस निकालने का, देखिए इधर आपको दिखा रहा हूँ। I1 जो है हमारा करंट यहाँ से चल रहा है और ये लॉस करता है। लॉस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेजिस्टेंस। यहाँ ये लॉस ये कर रहा है, यहाँ पर ये कोर लॉस कहलाता है, ये जो है वाइंडिंग लॉस कहलाता है। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। तो I1 का स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट 1। तो ये आपका टोटल लॉस निकल गया वाइंडिंग लॉस के द्वारा। ये कोर लॉस निकालने का तरीका हो गया। ऐसे ही अब ये हमने रेफर टू सेकेंडरी कर रखा है, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। तो I2 का स्क्वायर R इक्वलेंट 2। तो ये लॉसेस निकाल लिया हमने, टोटल लॉस बाय द वाइंडिंग। तो वाइंडिंग लॉसेस निकालने का फार्मूला देखिए इसमें निकालने का। इस तरीके से ये यहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि कोर लॉस निकालने का। तो इस तरीके से हम लोग जो है लॉसेस और निकालते हैं। ये रेफर टू प्राइमरी है, ये रेफर टू सेकेंडरी है। ये आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर का पूरा एक एनालिसिस है। हम लोग ट्रांसफार्मर में जो है, यहाँ से आइए, देखिए यहाँ से आइए, इस पर फिर वापस आते हैं। ये लोड करंट I2 डिसाइड होगा इसकी वैल्यू से, इसका पावर फैक्टर भी डिसाइड होगा लोड से। तो लोड पर हम डिपेंड हैं, करंट एंड पावर फैक्टर, उससे I2 की वैल्यू और इसका पावर फैक्टर डिसाइड होगा। उसके बाद ये करंट से फिर ये I2 डैश जो है हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K की मदद से। तो फिर जब ये निकल जाएगा और नो लोड करंट हमें पहले से ही पता होगा, तो इन दोनों का एडिशन इज द इनपुट करंट। तो ये इनपुट करंट हो गया। लेकिन ये वैल्यू बहुत लो होती है, तो इस वजह से हम कई न्यूमेरिकल में ये कह देते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट इज सेम। तो इस तरीके से हम लोग यहां से न्यूमेरिकल को हल करते हुए और हम जो है आगे की तरफ आएंगे। और RC XM निकालने का एक और फार्मूला देखिए, यहां पर वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज V1 इसको मिल रहा है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, IC। तो V1 बाई IC से आप RC निकाल सकते हो। XM अगर निकालना है तो V1 अपॉन XM निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरे R1 X1 ये सारी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे ये सारा इसको एनालाइज। तो इस सर्किट से हम ट्रांसफार्मर को एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत यूज है इसको हल करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। थैंक यू।